नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। JF लॉ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जुड़ जाइए हमारे JF लॉ क्लासेस पर, जो आप सभी के लिए निःशुल्क IPC के वीडियो लेक्चर हमारे द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सुनते रहिए हमारे वीडियो लेक्चरों को, जो आपके लिए सभी न्यायिक परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे या बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माने जा रहे हैं। आपके लिए हर एक वीडियो महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको सारी वीडियो को देखना बहुत ही आवश्यक है। यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो JF लॉ क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाके आपको सारे वीडियो लेक्चर उपलब्ध मिल जाएंगे। तो JF लॉ क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाऊँ और वहाँ पर IPC के सभी लेक्चरों को एक एक से सारे लेक्चरों को देखें जिससे वो आपकी समझ में आ जाए और जो आपकी IPC रह गई है वह आपके लिए समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। यदि आप लोगों ने वीडियो देखना स्टार्ट ही कर दिया है तो वीडियो देखने से पहले या वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि आप लोग जब भी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं तो हेडफोन लगाए बिना तो आपको वीडियो को सुनना ही नहीं है और आपको पेन, कॉपी, बेयरक्ट इत्यादि चीज़ों को लेकर बैठना है, जिससे क्या है आपके पास कोई भी डाउट होता है तो आप उस चीज़ के बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दें कि आपके लिए क्या समझ में नहीं आया है। तो फिर मैं आपकी उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। तो आज का हम वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में 95 तक IPC बता चुका हूँ। आज मैं आपको 95 के बाद यानी 96 से IPC को स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम बर्बाद किए। अब आज हम जो एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो प्राइवेट डिफेंस से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्राइवेट डिफेंस, या ऐसे कह सकते हैं निजी प्रतिरक्षा का अधिकार या प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। एक मिनट, छियानवे से लेके 106 तक हमारा क्या है? प्राइवेट डिफेंस है। प्राइवेट डिफेंस या निजी प्रतिरक्षा, प्राइवेट डिफेंस। अब आपको समझ में ही आ रहा होगा, निजी मतलब स्वयं की या प्राइवेट मतलब अपनी या किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा। डिफेंस मतलब बचाव। तो इस चीज़ के बारे में हम समझते हैं प्राइवेट डिफेंस के बारे में। तो प्रतिरक्षाएं कितने प्रकार की होंगी? क्या कोई व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा ले सकता है? क्या कोई व्यक्ति दूसरे की प्रतिरक्षा ले सकता है?
क्या कोई व्यक्ति संपत्ति की प्रतिरक्षा ले सकता है? क्या कोई व्यक्ति दूसरे की संपत्ति की प्रतिरक्षा ले सकता है? मतलब इसमें हम सारी प्रतिरक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति किस किस चीज की प्रतिरक्षा को ले सकता है। तो जो 96 है, 96 यानी जो 96 है, वो सिर्फ इतना कहता है कि यदि कोई व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा में कोई अपराध कारित करता है या प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में कोई ऐसी प्राइवेट प्रतिरक्षा करता है जिससे कोई अपराध कारित हो जाता है, तो वो अपराध नहीं माना जाता। यानी अपराध नहीं माना जाता, इससे अर्थ ये आता है कि वह जो अपराध होता है या जो वो कार्य करता है वह क्षमा योग्य अपराध है। तो ऐसे हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा में कार्य करता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। ये 96 कहता है, ये 96 कहता है। अब आते हैं हम 97 पर। तो 97 में हम दो पार्टों में डिवाइडेशन कर देते हैं। आपको भी ऐसे ही एक चित्र बना के समझना है। आप समझोगे तो याद बहुत देर तक रहेगा, यदि आप इसको रटोगे तो जल्दी ही भूल जाएंगे। अब देखो, जो 97 बोलता है वो ये बात बताता है कि जो प्राइवेट डिफेंस है वो दो प्रकार से ली जा सकती है। दो प्रकार माने यानी किस किस चीज का हम प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। तो वो एक तो है शरीर का और एक है संपत्ति की। यानी आप शरीर के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं और संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। किस किस के बीच में ले सकते हैं? शरीर की और संपत्ति की। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर, क्या हम सिर्फ अपनी ही ले सकते हैं या पड़ोसी की भी शरीर की या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा कर सकते हैं? तो देखिए, इसमें क्या है, चाहे वो शरीर की हो या संपत्ति की हो, शरीर की हो या संपत्ति की हो, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा ली जाती है या तो स्वयं की ले सकता है, स्वयं अपनी। एक मिनट चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 97 दोबारा लिख देता हूँ। शरीर, संपत्ति, किस किस की ले सकता है? शरीर या संपत्ति, दो चीज़ों की प्राइवेट डिफेंस हो गया। किसकी? स्वयं की या अन्य व्यक्ति की। यानी इसके सीधा सीधा जो अर्थ निकल के आ रहा है वो ये निकल के आया कि प्राइवेट डिफेंस दो प्रकार का होता है, शरीर के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस और संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस। व्यक्ति अपने शरीर के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस ले सकता है, अन्य व्यक्ति के शरीर के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस ले सकता है। यानी किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर हमला हो रहा है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राइवेट डिफेंस ले सकता है, यानी उसको भी वो बचा सकता है। अपनी संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा कर सकता है, अन्य व्यक्ति की संपत्ति की भी प्राइवेट प्रतिरक्षा कर सकता है। चलिए मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ। इसका उदाहरण से आप जल्दी ही समझ जाएंगे। मान लीजिए, दोनों उदाहरण मैं आपको एक ही लगा देता हूँ, फिर आप दोनों तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए ए एक व्यक्ति है, ए एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति है बी। अभी मैं आपको ए और बी का ही उदाहरण बताता हूँ। एक ए व्यक्ति है और एक व्यक्ति है बी। अब मान लीजिए बी ने किया ए पर हमला। बी किस पर हमला कर रहा है? ए पर। अब ए पर जो हमला किया तो वो शरीर के विरुद्ध हमला किया है, उसकी बॉडी पर हमला किया। तो ये शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा लेने का अधिकार है ए को। किसके विरुद्ध? बी के विरुद्ध। अपने स्वयं की प्रतिरक्षा कर रहा है। अब मान लीजिए
ये तो पहला हो गया शरीर के विरुद्ध। अब मान लीजिए बी जो कर रहा है सी के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा कर रहा है, और मान लीजिए बी असक्षम है। बी कैसा है? असक्षम है, वो अपनी प्राइवेट डिफेंस नहीं कर पा रहा है। 1 मिनट, वो अपनी प्राइवेट डिफेंस नहीं कर पा रहा है। बी ने ए पर हमला किया तो ये ने प्राइवेट डिफेंस कर ली, और सी पर हमला किया, सी लेकिन असक्षम है। जब सी असक्षम है तो ये भी यहाँ पर सी की प्राइवेट प्रतिरक्षा कर सकता है। कौन? ए। तो ये आपकी समझ में आ गया हो। इसी प्रकार संपत्ति की है, संपत्ति की स्वयं प्रतिरक्षा कर सकता है और अन्य व्यक्ति द्वारा भी प्रतिरक्षा कर सकता है। तो ये मैंने आपको 96 और 97 बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया। अब 98 मैंने आपको पढ़ाया था। 98 आपको याद आ रहा हो, आपने जब मैंने 84 पढ़ा रहा था तब मैंने आपको 98 को एक साथ पढ़ाया था। मैं इसमें थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो 98 पागल व्यक्ति को प्राइवेट डिफेंस देता है, और 84 मतलब पागल व्यक्ति को, या ऐसे कहते सकते हैं एक विधिक पागल व्यक्ति है उसको प्राइवेट डिफेंस मिलता है हमारा 84 में, और 98 में जो बचाव मिलता है पागल व्यक्ति के विरुद्ध एक स्वैच्छित व्यक्ति को बचाव मिलता है। मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ। ये मान लीजिए एक स्वैच्छित व्यक्ति है, ये सही व्यक्ति है और बी पागल है। अब मान लीजिए बी ने ए पर हमला किया तो ये यहाँ पर बचाव ले सकता है 98 में, और बी जो बचाव लेता है वो कहाँ लेता है? 84 में। तो दोनों सेक्शन आपको क्लियर होने चाहिए। तो 98 मैंने आपको बता दिया। अब आपको जब आप प्राइवेट प्रतिरक्षा ले रहे हैं, जब आप प्राइवेट प्रतिरक्षा ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपने की प्राइवेट प्रतिरक्षा? किसकी प्राइवेट प्रतिरक्षा की? शरीर की या संपत्ति की। लेकिन जब भी आप प्राइवेट प्रतिरक्षा लेते हैं तो आपको धारा 99 का ध्यान रखना होगा। धारा 99 क्या कहती है? हम ऐसे कह सकते हैं, हम प्राइवेट प्रतिरक्षा को जो लेते हैं वो धारा 99 के अधीन रहते हुए लेंगे। धारा 99 जो बताती है हमारी 99 जो बताती है वो 4 अपवाद देती है, या 4 अपवाद, या हम 4 क्लॉज कह सकते हैं। तो देखिए 4 अपवाद या 4 क्लॉज क्या हैं, इसको आपको किस तरीके से याद रखना है। आपको ध्यान रखना है कि हम प्राइवेट डिफेंस तो ले रहे हैं, यदि उन 4 कंडीशन के अंतर्गत आप प्राइवेट डिफेंस ले रहे हैं और वो कंडीशन के अंतर्गत तुम आ रहे हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने प्राइवेट डिफेंस नहीं लिया बल्कि एक अपराध किया है। मान लीजिए मैं आपको लिख देता हूं 1 2 3 4 इसमें कंडीशन है। पहली मान लीजिए एक लोक सेवक है। कौन है? लोक सेवक है। दूसरा, लोक सेवक के निर्देश पर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है। लोक सेवक के निर्देश पर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है। तीसरा, आप प्राइवेट प्रतिरक्षा ले रहे हैं, लेकिन आप प्राइवेट प्रतिरक्षा लेने के लिए तब तक नहीं ले सकते कि मान लीजिए आपके बगल में सहायता मिल सकती है, पुलिस थाना है, ऐसे कह सकते हैं आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा लेने से पहले आपको सहायता मिल सकती है। नज़दीकी कोई सहायता केंद्र है तो आप वहाँ पर सहायता ले सकते हैं। दूसरी ये आती है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा अपहानि से अधिक अपहानि नहीं होगी, मतलब हथियारों का अधिक ना होना, ऐसे कह सकते हैं हम इसको सरल भाषा। हथियार अधिक नहीं होना चाहिए आपके पास। तो ये 4 कंडीशनों को आपको
ध्यान में रखा जाएगा। 99 आपको याद होना चाहिए चारों पॉइंट एक करना से। ये मैंने आपको सरल तरीके से बताया है। ये लोक सेवक है, सेवक और लिख दूँ। देखिए अब चारों कंडीशनों को आपके कैसे याद रखना है। मान लीजिए कोई लोक सेवक आया, अब मैं आपको इन चारों को एक एक करके समझा देता हूँ और आपको कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही मैं इसको सरल तरीके से समझा दूंगा। मान लीजिए एक लोक सेवक है और वो किसी व्यक्ति को पकड़ने आया। अब वो किसी व्यक्ति को पकड़ रहा है और वो व्यक्ति भागने की कोशिश कर रहा है। अब मान लीजिए उस व्यक्ति को उसने लोक सेवक ने पकड़ लिया और लोक सेवक को पकड़ने के बाद उस व्यक्ति को गुस्सा आया और वो प्राइवेट प्रतिरक्षा में हमला कर देता है लोक सेवक पर। तो ये प्राइवेट प्रतिरक्षा नहीं है, आप एक अपराध कारित कर रहे हैं। अपराध कारित कैसे कर रहे हैं? आप लोक सेवक पर हमला कर रहे हैं, आपराधिक बल कर रहे हैं। ये लोक सेवक पर यदि चोट हो जाती है तो लोक सेवक पर चोट हो गई, तो अलग अलग सेक्शन हमारे आईपीसी के अंतर्गत इंक्लूड हो जाते हैं। फिर दूसरा, मान लीजिए कोई लोक सेवक के निर्देश पर कोई व्यक्ति कार्य करने आया और वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं लोक सेवक के निर्देश पर आया हूँ, ऐसे ऐसे मैं आपको पकड़ना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे आपको गिरफ्तार करना चाहता हूँ, और आप फिर भी भाग रहे हैं या प्राइवेट प्रतिरक्षा ले रहे हैं, तो आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं। तीसरा पॉइंट है आप सहायता लेने के लिए, मान लीजिए नज़दीकी में कोई सहायता केंद्र है और आप वहाँ पर सहायता ना लेते हुए आप किसी व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा ले रहे हैं, तो आपको ये अधिकार नहीं है। चौथा पॉइंट जो आता है वो एक आता है, मैं आपको एक उदाहरण के तहत बताता हूँ। चौथा पॉइंट आपको वैसे समझ में जल्दी आएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति है और उसके पास हथियार लिए है, या फिर मान लीजिए एक व्यक्ति है जो आपको हाथ से मार रहा है, यानी आप में 2-3 थप्पड़ देता है और आप क्या करते हैं, सीधे उसको थप्पड़ के स्थान पर आप गए घर से बंदूक उठा के और उसमें गोली मार दी। तो क्या ये आपने प्राइवेट प्रतिरक्षा की है? नहीं, ये आपने प्राइवेट प्रतिरक्षा नहीं की, ये आपने उससे अधिक हथियार लिए हैं। आप अगर वो लाठी लिए हैं तो आपके पास लाठी उपयुक्त है तो आप लाठी लें, जो मतलब निवारण के लिए उपयुक्त हो। मान लीजिए उसके पास बंदूक है तो आपके पास बंदूक हो तो उससे बंदूक से निपटाया जा सकता है, क्योंकि इतनी युक्तियुक्त आशंका है कि यदि आप बंदूक नहीं चलाएंगे तो वो आप पर बंदूक चला देगा। मान लीजिए कोई खाली हाथ से आपको मार सकता है क्या? इतनी जल्दी नहीं मार सकता। तो ये हमारे चारों क्लॉजों का आपको क्लॉज बाय क्लॉज याद होना चाहिए। ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। अब मैं आपको 2 सेक्शनों के बारे में और बता देता हूं, या फिर मैं आपको 2 सेक्शन जो बचेंगे मेरे वो मैं आपको कल बता दूंगा। एक 100 और एक 103। ये सेक्शन समझने की दृष्टि से बहुत ही अच्छे सेक्शन हैं, परीक्षाओं में भी आते हैं, तो मैं आपको इनको कल बता दूंगा। आज मैं आपको जो सेक्शन और रह रहे हैं उन सेक्शनों को मैं कवर करा देता हूं। इसमें बताया क्या गया है ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। इसमें बताया गया है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध, शरीर के विरुद्ध कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसमें मान लीजिए कि मृत्यु होने की आशंका है, यानी ऐसे कह सकते हैं गंभीर प्रकृति के अपराधों में जो प्राइवेट प्रतिरक्षा में कोई व्यक्ति है, यदि उसकी मृत्यु कारित कर देता है तो वह कोई अपराध नहीं माना जाता है। दूसरा आता है संपत्ति के विरुद्ध अपराधों में। तो ये आता है संपत्ति के विरुद्ध अपराधों में यदि कोई व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा में यदि मृत्यु कारित कर देता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। इन सेक्शनों को हम कल पढ़ेंगे बहुत ही विस्तृत तरीके से। अब आते हैं अपन 101, 102 और
104, 105, 106 इनको आपको सेक्शन बेस याद कर लेना, नहीं हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक समझा देता हूँ, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। मैंने जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको समझा दिया। अब 101 मैं आपको बता देता हूँ फिर भी, 101 और 104 ये आप एक साथ पढ़ लेना, 101 और 104, 102 और 105 ये दोनों एक साथ पढ़ लेना। इससे क्या होगा, कनेक्टेड पढ़ोगे तो आपको लंबे समय तक याद बनी रहेंगे। ये कहता है कि मृत्यु कार्य करने से भिन्न अपानी कर सकती है। अब देखना, मृत्यु कार्य करने के संबंध में मैंने आपको सेक्शन बताया, सेक्शन नंबर 100। आपको सेक्शन नंबर 100 का पालन करना है, आपको सेक्शन नंबर 99 का पालन करना है। ये दो सेक्शनों के अधीन रहते हुए यदि कोई इनके अंतर्गत नहीं आ रहा है तो आप अन्य अपहानी कार्य कर सकते हैं। ये सेक्शन नंबर 101 और 104 में ये बताया गया है। 104 में यहाँ 100 के स्थान पर 3 आ जाता है और यथावत सेक्शन यही रहते हैं। ये सिर्फ इतनी बात करता है, 100 और 99 के अधीन यदि कोई मामला नहीं आ रहा है, आप इन चीज़ों को ध्यान रखें, इनके अंतर्गत नहीं आ रहा है तो आप 101 के अधीन कोई अन्य अपहानी कार्य कर सकते हैं मृत्यु से भिन्न। 102 कहता है कि मान लीजिए कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब उत्पन्न हो जाता है, मतलब प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ हो जाता है और कब अंत हो जाता है, प्रारंभ और अंत के बारे में। तो देखिए, कोई भी अधिकार हमारा कब प्रारंभ हो जाता है और कब अंत हो जाता है, मैं आपको सीधे सीधे भाषा में बता दूं। मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति के थप्पड़ देने वाला हूं, यानी उस व्यक्ति को ऐसा लगा या उस व्यक्ति को ऐसी आशंका हुई कि मेरे को व्यक्ति मारने वाला है या थप्पड़ देने वाला, तो उसको क्या है, आशंका प्रारंभ हो जाती है। आशंका कब प्रारंभ हुई, जैसे ही उसकी आशंका में आ गया कि थप्पड़ देने वाला है या फिर मेरे में मुक्का देने वाला है, तो वहीं से ही आशंका प्राइवेट प्रतिरक्षा की प्रारंभ हो जाती है। अंत कब होता है, अंत जब होता है जब इसकी आशंका खत्म हो जाती है। तो ये आपको सेक्शन बेस याद रखना है। अब आता है हमारा एक सेक्शन, बहुत ही अच्छा सेक्शन है 106। ये सेक्शन आपको याद होना चाहिए। इस सेक्शन को भी मैं आपको उदाहरण के तरीके से ही समझा देता हूं और इसकी हेडिंग भी मैं आपको बता दूंगा। तो पहले मैं आपको इसका एक उदाहरण भी है बहुत अच्छा, और पहले आपको तो मैं उदाहरण बता देता हूँ, पहले आपको तो मैं हेडिंग पढ़ के बता देता हूँ। मैं चलिए पहले आपको हेडिंग ही पढ़ के बता देता हूँ। घातक हमले के विरुद्ध, हमला कैसा है, घातक है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्देशित व्यक्ति अपहानि होने की जोखिम है, ठीक है। जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्ति युक्त रूप से होती है, मृत्यु की आशंका हो रही है युक्ति रूप से, उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने की, ऐसी प्राइवेट प्रतिरक्षा की स्थिति में कोई निर्दोष व्यक्ति को अपहानि के बिना वह उस अधिकार का प्रयोग उस रूप में ना करता तो उसकी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जोखिम उठाने तक लागू होता। अब देखिए, मैं आपको इसको उदाहरण के तहत तरीके से, एक सरल तरीके से आपको बता देता हूं। मान लीजिए ए एक व्यक्ति है और बी एक समूह है, भीड़ है, और भीड़ में एक सी निर्दोष बच्चा है। आपको ऐसे ही याद रखना है, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। यदि आपकी समझ में आ जाता है तो ऐसा समझ लेना कि आपको याद लंबे समय तक रहेगा। तो आपको इसको पढ़ना नहीं है,
पढ़ के निकलना नहीं है, आपको इस कंसेप्ट को लंबे समय तक याद रखना है। मान लीजिए ये एक व्यक्ति था, ये भीड़ है। अब क्या हुआ, भीड़ ने उपद्रव किया। भीड़ ने क्या किया, उपद्रव किया। ये मान लीजिए एक लोक सेवक है, ऐसे मान लीजिए ये एक लोक सेवक है और लोक सेवक अपना कार्य कर रहा है। लोक सेवक क्या कर रहा है, अपना कार्य कर रहा है, लेकिन भीड़ उस कार्य को करने नहीं दे रही है और भीड़ उधर से दौड़ी आ रही है बंदूक लेके, गोली चलाती हुई, और इधर लोक सेवक के पास और कोई उपचार नहीं है प्राइवेट प्रतिरक्षा का। तो लोक सेवक ने क्या किया, अपनी बंदूक निकाली और भीड़ की तरफ चला दी। जब भीड़ की तरफ लोक सेवक ने बंदूक चला दी तो उसमें एक सी बच्चा था, वो निर्दोष था, वो उस हिंसा में शामिल नहीं था और उस सी को जान के वो बंदूक लग जाती है गोली। तो इसमें ये ने क्या कोई अपराध किया, तो ये ने कोई अपराध नहीं किया है। या लोक सेवक नहीं मानते हुए इसको किसी अन्य व्यक्ति मान ले, जो आपकी स्वेच्छा है। मैं सिर्फ इसको एग्जाम्पल से, यानी आपको सही तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। और आपकी समझ में आ गया, यही बहुत अच्छी बात है। तो आपको ये सेक्शन समझ में आ गया होगा और आज का वीडियो लंबा ना जाए इसलिए हम आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को पूरा देखा हो और आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकॉन नहीं दबाया है तो बेल आइकॉन दबा लेना। बेल आइकॉन दबाने का एक अपना अलग ही फ़ायदा रहता है। मैं नहीं कहता कि आप बेल आइकॉन क्यों दबाएं, आपको अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए कि हम बेल आइकॉन क्यों दबाएं। देखिए, बेल आइकन इम्प्रेस करने से ये होता है, जब भी हम वीडियो डालते हैं, अपलोड करते हैं, तो आपको पास सबसे पहले वीडियो हमारी पहुंचती है। तो बेल आइकन इम्प्रेस कर लें और सब्सक्राइबर की तो मैं कहता ही नहीं हूँ। यदि आपके लिए ये वीडियो उपयोगी हो रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अपने आप ही कर लेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब की मैं आप लोगों से नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप JF लॉ क्लासेस के परिवार की एक सदस्य हैं। आप सभी लोगों ने हमने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।